सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलो, तो कल हमने ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं एमओटी के वो ठीक ठीक से समझ लिए थे। ओके, तो अगर कल के कॉन्सेप्ट्स में किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ सकता है। ठीक है, पहले पूछ लो। जितने कॉन्सेप्ट कल डिस्कस किए थे, एप्लीकेशंस आज थोड़े डिस्कस करेंगे हम। तो कल जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पहले पूछ सकता है कि अगर किसी चीज को फिर से समझा दें, ऐसा कुछ है तो बता दो, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है आई गेस? ओके, चलो, तो काम ऐसा करते हैं कि कल हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखा था, उसकी बॉन्ड ऑर्डर वगैरह देखी थी। उसके बाद हम अभी लेट्स टॉक अबाउट N2 मॉलिक्यूल नाउ। लेट्स टॉक अबाउट N2 molecule now. So when we talk about N2 molecule, this thing you should know that N2 has 14 electrons and 14 electrons है, तो 2s2p का क्या होगा? यहाँ पे मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग कैसे होता है वो आज पढ़ाएंगे, बट मिक्सिंग कैसे होता है वो जानना उतना जरूरी जेई के लेवल पे नहीं है, मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है, बट हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। बस ये समझ लीजिए कि 2s2p मिक्सिंग की वजह से एनर्जी इंटरचेंज होती है, और उस एनर्जी इंटरचेंज की वजह से नाउ वी गेट समवॉट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। सो वी गेट सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहां पर हम जब बात करते हैं तो पाई वाला बॉन्डिंग पहले आ जाता है, तो पाई टू पी y इक्वल टू पाई टू पी जेड, देन कम्स सिग्मा टू पी एक्स। अगर मैं x को इंटरन्यूक्लियर मानूं तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स यही पूरे हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां थे। इन सभी के जो एंटी बॉन्डिंग्स है वो वेकेंट है, आप देख सकते हैं। इनके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के एंटी बॉन्डिंग वेकेंट पड़े हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि इसकी अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो क्या होगा? अगर इसकी बॉन्ड ऑर्डर हम देखें तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इससे कोई बॉन्ड नहीं बना, इससे कोई बॉन्ड नहीं बना, इससे बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना है। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, और तीसरा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी ऐसा होता है। और बॉन्ड ऑर्डर की बात करी जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 तो वीबीटी के हिसाब से भी था, लेकिन वीबीटी क्या कहता है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, बट एमओटी के हिसाब से ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड भी पहले बनाया जा सकता है, और आगे कुछ एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन भी है इस पॉइंट को कि पाई बॉन्ड पहले बन रहा है। इसके कुछ सबूत भी हैं, बट उन सबूतों को हम पढ़ने योग्य नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि वो वीबीटी का एक ड्रॉबैक था कि उसमें ये कहा जा रहा था कि हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होती। अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर देखें तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं, सो दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। This will be diamagnetic in nature, and nitrogen is obviously diamagnetic in nature. अब तो उसकी तो किसकी बात माने हम, वीबीटी या एमओटी? ये भी अच्छा सवाल है, मन में आता है कि किसकी बात माने हम। तो देखो, आपको जब ऐसा पॉइंट पूछा जाएगा एग्जाम में कि पाई बॉन्ड पहले बनता है कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी। तो थियोरिटिकल पॉइंट है, ऑल्दो इसके एक एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस हैं,
बट वो वैलिडेशंस के लिए फिर अपने को ना ऐसा वो इसने ऊपर लेवल के वैलिडेशंस है कि उसके लिए एमओटी पे रिसर्च करेंगे तो जाके समझ आए। तो आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, ऐसा लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू एमओटी, ऐसा उसके बाद लिखा होगा स्टेटमेंट। तो हमको अभी बहुत ज्यादा ऐसा उसको नहीं सोचना है कि अरे पहले पाई बनता है कि पहले सिग्मा बनता है। हमको जितने ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करना है उनके लिए हमें इसमें दिमाग लगाना ही नहीं पहले क्या बनता है पहले क्या नहीं बनता है। ठीक है, हमारे लेवल पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम नॉर्मली वीबीटी से समझा सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, उनको हम नॉर्मली वीबीटी से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि एमओटी ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। ये स्टेबिलिटी भी बताता है स्पीसीज का। कैसे बताता है? तो स्टेबिलिटी के लिए इसके पास कोई बहुत खास तरीका नहीं है। इसने कहा कि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो क्या कहा इसने कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। अच्छी बात है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अब यहां पे देखो, अगर हम यहां पे कंपेयर करें O2 की स्टेबिलिटी, O2 प्लस की स्टेबिलिटी और O2 की स्टेबिलिटी, O2 प्लस की स्टेबिलिटी एंड O2 माइनस की स्टेबिलिटी, तो आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखना होगा। आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आप समझ सकते हैं, इसका तो 2 था। अब O2 प्लस का मतलब क्या है? O2 प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन था फाइनली वो कहा था पाई स्टार 1 इक्वल टू पाई स्टार 1, याद करो कल की क्लास। तो प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है कि प्लस का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं से हटाया गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहीं से हटाया गया होगा। तो जब आप एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो क्या मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा? आंसर है हाँ, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब आप एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और इस वजह से यहां बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से बढ़ जाएगा। 0.5 से बढ़ेगा, हाफ डाउन नहीं, हाफ ऊपर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? एंटी बॉन्डिंग से निकला है, और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलना बॉन्ड के लिए फेवरेबल होता है, बॉन्ड के लिए अच्छी बात होती है। इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। ठीक है, O2 माइनस, O2 माइनस मतलब इसी O2 में आपने एक इलेक्ट्रॉन और दे देना है। अब ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ गया, तो एंटी बॉन्डिंग मतलब रिपल्सिव फोर्सेस, तो O2 के बीच के जो अट्रैक्शंस हैं वो कम हो गए और इस वजह से ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया। अब यहां पर एक टर्म है जिसको हम गलत गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो टर्म है स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी को ना हम थोड़ा बचपना की तरह देख लेते हैं, बहुत बचपना लगता है ये पढ़ के। हम कैसे सोच लेते हैं, अच्छा स्टेबिलिटी मतलब वो स्टेबल है तो नेचर में वही ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। स्टेबिलिटी यहां थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही, थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि यार एमओटी के हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी मतलब उन दो एटम्स के बीच में जो वो एटम्स हैं जो इस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, उनके बीच में कितना अट्रैक्शन है, उसकी मैग्नीट्यूड को बता रहा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है, देखो क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हो तो O2 और O2 प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है? O2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। यस, O2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, यू कैन सी, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो ये मत गलत इंटरप्रेट कर लेना मन में, अरे यार O2 तो इतना स्टेबल है, इतना ज्यादा हमने उसको देखा है। नहीं, आपने ज्यादा देखा है वो बात अलग है, लेकिन अगर O2 प्लस बना तो वो अट्रैक्शंस जो है बिटवीन
टू ऑक्सीजन एटम्स वो ज्यादा होंगे जितने O2 में होते हैं। यहां स्टेबिलिटी का मायना ये है, मीनिंग ये है स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो वैसे बच्चों की तरह मत सोचा करो स्टेबिलिटी मतलब वो ज्यादा होगा ऐसा वैसा नहीं, यहां मतलब क्या है स्टेबिलिटी का वो समझो। ओके, इसी तरह से जब तुम पर ऑक्साइड आयन में जाओगे O2 2 माइनस, तो O2 2 माइनस का तुम स्ट्रक्चर जब लुईस के हिसाब से बनाते हो ना, जब तुम लुईस के हिसाब से बनाते हो तो भी तुम कुछ इस तरह से बनाते हो, याद है, ओ ओ फॉर्मल चार्ज ऐसे ही बनाते हो। ठीक है, तो इस तरह से बताते हो आप इस तरह से बताते हो। सर हाउ कैन वी फील दैट अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज? बेटा अट्रैक्शन ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ने का मतलब इंटर न्यूक्लियर स्पेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब इंटर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा लगी हैं और इस वजह से हम स्टेबिलिटी ज्यादा है ऐसा बोल देते हैं। ऐसे ही सोचो। हाँ, हमें सही बता रहा है, बॉन्ड एनर्जी से बिल्कुल ठीक है, वही बात है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी वैसे ही सोच सकते हो। तो O2 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि आपने यहां लगा दिया एक और इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड खत्म। अब पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, O2 2 माइनस में ओनली सिग्मा है। तो ये बात तो समझ आ गई। अब अगला एक पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी का ही है, सो इफ आई आस्क यू कि Li2 minus and Li2 plus, let's compare the stability between these three species. Okay, तो let us compare the stability. तो क्या बोलोगे, कंपेयर द स्टेबिलिटी? तो बॉन्ड ऑर्डर से निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर से निकालेंगे, ठीक है। तो Li2, so Li2 you have hydrogen, helium, lithium, you have 3 2 6 electrons are there, so it will be sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, this is Li2. Then Li2 plus will be sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s1, sigma 2s1, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, फिर आया Li2 माइनस, so this is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s1, ये बात हो गई, sigma star 2s1। सो अगर आप यहां पे बॉन्ड ऑर्डर देखो तो क्या बॉन्ड ऑर्डर आया है, और यहां भी बॉन्ड ऑर्डर चेक करो और यहां भी बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, तो आप देखोगे यहां से कोई बॉन्ड नहीं बन रहा किसी में, यहां से एक बॉन्ड बन गया, यहां पर एक बॉन्ड नहीं बन पाया, यहां सिर्फ आधा बॉन्ड बना है, देखो आप यहां पे सिर्फ आधा बॉन्ड बना है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। और यहां पे अगर आप देखो तो एक बॉन्ड बना बट वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय भी हो गया, एक बॉन्ड बना बट थोड़ा सा डिस्ट्रॉय भी हो गया, तो एक्चुअली में यहां भी 0.5 बॉन्ड ही बना है। बॉन्ड ऑर्डर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब सवाल आता है, कि हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी, नाउ बॉन्ड ऑर्डर्स आर सेम, बॉन्ड ऑर्डर्स आर सेम, तो यहां पे स्टेबिलिटी के लिए क्या कंपैरिजन करेंगे? तो देखो, अगर हम Li2 और इसकी बात करें तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स थे Li2 प्लस, तो आप ऐसे सोचो, ये मैं 2s की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, बहुत ध्यान से सुनना, Li2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है, फायदा हो गया, फायदा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। एंड इसी तरह से Li2 माइनस की जब बात करी जाएगी तो एक्चुअली में Li2 माइनस में यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे मान लो और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था,
कुछ ऐसा था। और अब क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, 1 2, और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर आया, 1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर आया। तो अब आप ये बताओ, आप याद करो, मैंने आपको कल की क्लास में शुरुआत में ही एक पॉइंट बताया था, मैंने बोला था ज्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बट वो पॉइंट सही है। मैंने क्या बोला था, इसकी एनर्जी जितनी बढ़ती है, क्या ये उतना ही कम होता है? जितनी ये बढ़ती है, क्या ये एग्जैक्टली उतना ही कम होता है? एग्जैक्टली तो उतना कम नहीं होता। यस, तो हमने ये बात कही थी कि यहां पे एनर्जी थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, ये थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। तो यहां पे आप समझो इसमें एनर्जी कम हुई तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लगभग 0.5 का बॉन्ड बन गया, मान लिया चलो। अब बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय तो यही मानते हैं ना कि यार रफली सेम है। समझ पा रहे हो? थोड़ी बात को समझना, हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय तो रफली सेम मान लेते हैं, लेकिन जब ऐसा ऐसा केस फंस जाए, तब आपको आंसर कैसे करना है स्टेबिलिटी का, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर नहीं बोलनी है। ये थोड़ा ज्यादा बढ़ता है एनर्जी में, तो जितना ये कम नहीं हुआ, समझ पा रहे हो बात, जितना ये कम नहीं हुआ उससे थोड़ा सा ज्यादा ये बढ़ गया है, तो एक्चुअल में स्टेबिलिटी वाइज ये थोड़ा सा कम होगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय अब आप ये मत करने लगना, अच्छा सर तो फिर ये तो 0.49 हो गया, ये तो 0.51 हो गया, ये सब मत करना, बॉन्ड ऑर्डर वही लिखना। बट जब बात इसकी आ जाए कि बताओ ये ज्यादा स्टेबल या ये ज्यादा स्टेबल, जब बात वो ऐसी पूछ रहे हो कि बताओ ये एनर्जी गैप और ये एनर्जी गैप क्या बराबर होते हैं, जब वो एकदम वैसी बात ही पूछ रहे हो, तब आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो जब भी एंटी बॉन्डिंग में जब ऐसा केस फंसे कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीसीज कम स्टेबल माना जाता है। लिख लीजिए, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, व्हेन bond order is same, species in species in which electrons are in ABMO is considered less stable, is considered less stable. Done. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आया, Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन फिर आता है आपका Li2 प्लस, फिर आता है आपका Li2 माइनस। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये क्वेश्चन भी आया था, मेरे सामने पेपर रखा हुआ है, तो पुराना क्वेश्चन है, ये मेंस का आया है, मेंस 2013 में पूछा भी गया है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट पे आते हैं, एक और मॉलिक्यूल की बात करते हैं। बुलेट पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूं अब आपको ये टॉपिक, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूं। आज क्या क्या पढ़ा है? आज सबसे पहले हमने अभी तक सिंपली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखा है, उसकी एसपी मिक्सिंग करा के हमने उसकी एनालिसिस की। उसके बाद हमने O2 मॉलिक्यूल देखा, और उसके बाद O2 के कुछ स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी कंपेयर किया, और आपको अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी, Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ रहा हूं मैं, ठीक। उसके बाद हमने स्टेबिलिटी वाली बात करी, और स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं वो आपको समझाया, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिए, C2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं। चलो सर, C2 मॉलिक्यूल ही क्यों क्यों क्या क्या खास है इसमें, C2 मॉलिक्यूल में क्या खास है? तो सुनिए, जब आप C2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम बनाते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप और आप ही बताइए क्या खास है। चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपनी कॉपी में लिखिए, और फिर देखिए कि इसमें क्या खास है, C2 मॉलिक्यूल में क्या कुछ खास है? तो C2 molecule has 12 electrons
एंड सिंस इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2s2p मिक्सिंग पॉसिबल है, और 2s2p मिक्सिंग की वजह से वो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। और उल्टा होने से बता दो क्या खास है, दिख गया तो बता दो जल्दी से। तो ये ऑर्डर आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px बराबर पाई 2py। ये आपका आ गया ऐसा। यस, तो यहां पर यही चीज देखने को मिल रही है कि 1 2 3 4, जब आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। देखो ये सब बातें बॉन्ड ऑर्डर वाले फॉर्मूले से नहीं समझ आती, वहां तो आप बस बॉन्ड ऑर्डर 2 लिख देते हैं। तो यहां पे ये एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें ओनली पाई बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें ओनली पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है ना, देखो अब ये बात है, ठीक है, अगर C2 होगा तो उसमें सिर्फ पाई बॉन्ड होंगे, बट एक्चुअली कार्बन कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो कभी भी C2 के फॉर्म में कंबाइन होते नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर वो बोले कि C2 मॉलिक्यूल अगर कभी बना तो वो कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, हाँ, वेपर फेज में वो मुश्किल से मिलता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली कार्बन कार्बन कैसे कंबाइन होते, नॉर्मली कार्बन कार्बन कैसे कंबाइन होते, नॉर्मली कार्बन कार्बन कंबाइन होते, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, लॉन्ग चेन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते, लॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ये सब बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में मिलते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में मिलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मिला, ये बोल रहा है, ये थ्योरी ऐसी बोल रही है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन ड्यू टू देयर कैटेनेशन टेंडेंसी ऐसा होता है। तो ये थ्योरी देखो प्रेडिक्ट कर रही है, ये थ्योरी प्रेडिक्ट कर रही है कि अगर कभी कार्बन कार्बन C2 के फॉर्म में मिला तो वो C2 सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स वाले होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स वाले होंगे। तो ऐसी भी स्पीशीज हो सकती है, ऐसी भी स्पीशीज हो सकती है। अब देखो, अब बात करते हैं कलर ऑफ हैलोजेंस की। अगला पॉइंट, कलर ऑफ हैलोजेंस की बात करते हैं। तो हैलोजेंस का कलर जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, अब यहां पे उसको बात करेंगे। तो हैलोजन मतलब F2 की बात करते हैं। तो F2 की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, sp मिक्सिंग यहां नहीं होने वाला, तो कॉन्फ़िगरेशन में शुरू वाला नहीं लिख रहा, लास्ट वाला लिख रहा हूं 2px एंड देन पाई 2px पाई 2py। मैं थोड़ा इसको ना इस तरह से लिखता हूं तो आपको ज्यादा ठीक रहेगा। सिग्मा 2px पाई 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 स्टार सिग्मा स्टार। ठीक है, ये पाई, ये पाई, ये सिग्मा 2px। तो कॉन्फ़िगरेशन में 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आप यहां पे देखिए ध्यान से कि बॉन्ड कौन सा बना F2 में, F2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड कौन सा बना। तो ठीक है सर, बस एक सिग्मा बॉन्ड बना, देखो क्योंकि यहां पाई के बॉन्डिंग में जितने हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है, तो इसलिए बना कौन सा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। बहुत सिंपल हो गया है बेटा, अब ये टॉपिक बहुत आराम से स्कोर होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब शुरुआती थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बस समझना कॉन्सेप्ट, बाकी ये बहुत इजी एप्लीकेशन है इसका। तो देखो यहां पे ये कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन जब बात आई ना कलर को समझाने के लिए, तो कलर के लिए मैंने आपको सिर्फ एक जुगाड़ बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन उछल कूद मचा सकते हैं तो कलर आता है, इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट डी एक्साइट हो सकते हैं तो कलर आता है। बस ये बात हमने इसी तरह से याद रखी है, अभी ऐसे याद रखना। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है और ये वाला जो ऑर्बिटल है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, बिकॉज
इसके बीच में एनर्जी गैप जो होगी वो विजिबल रेंज में वेवलेंथ्स को लाके लाए करवाएगी, और इस वजह से ये ट्रांजिशन पॉसिबल है. दिस इलेक्ट्रॉन कैन अंडरगो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन. नाउ दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड होमो. This orbital is called HOMO, and this orbital is called LUMO. इसका ये मतलब नहीं है कि पाई स्टार को होमो बोलते हैं, नहीं. होमो का मतलब समझ लीजिए, होमो इज एक्चुअली हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड molecular orbital, this is called HOMO. Highest occupied molecular orbital मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ऊंचे कौन से ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करा हुआ है. तो जैसे हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं H2 की, तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सॉरी सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s0. तो हाइड्रोजन के केस में ये क्या हो गया उसका, ये हो गया इसका होमो, ये हो गया उसका होमो. मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड होमो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज, quite obvious. Homo is different for different species, and this is called LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. जो नहीं भरा है, अनऑक्यूपाइड और लोएस्ट होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड का कोई सेंस नहीं बनता ना. हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड का क्या सेंस है, कोई लिमिट थोड़ी ना, हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड का कोई सेंस नहीं. ठीक है. सो ये होता है होमो एंड ल्यूमो. तो ल्यूमो का भी मतलब लिख लो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज ल्यूमो. तो इसलिए बोला जाता है कि फ्लोरीन में एक्चुअली में होमो और लूमो के बीच में ट्रांजिशन होता है. इलेक्ट्रॉन इसके बीच में ट्रांजिशन करते हैं और इस ट्रांजिशन की वजह से इसमें कलर आता है. सो कलर इज ड्यू टू, सो कलर इन हेलोजेंस इज ड्यू टू, कलर इज ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन. तो देखो इस बात को इसने समझाया, होमो ल्यूमो ट्रांजिशन को इसने समझाया, जी सर, इसको इसने समझा दिया. साथ ही साथ ये इस बात को भी समझा पाएगा कि कलर की इंटेंसिटी क्यों बढ़ रही है. जी हां, सुनिए, जब एनर्जी गैप कम होगा, जब एनर्जी गैप कम होगा, तो एनर्जी गैप कम होने से क्या होगा बेटा, देखो अगर 2 ऑर्बिटल्स है जिनके बीच में एक्साइटेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक्साइटेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक्साइटेशन हो रहा है. तो जब एनर्जी गैप कम होगा तो क्या होगा, मोर एक्साइटेशन पॉसिबल. ठीक है. सो अगर ज्यादा एक्साइटेशन होगा, मोर एक्साइटेशन का मतलब क्या है बेटा, कि ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो सकता है. मतलब जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में मान लो 5 करोड़ मॉलिक्यूल्स में एक्साइटेशन हो रहा है, तो 5 करोड़ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से एक इंटेंसिटी आ रही है कलर की. लेकिन क्लोरीन में अगर गैप कम है तो क्या पता क्लोरीन में 20 करोड़ मॉलिक्यूल्स में एक्साइटेशन हो रहा हो, इसलिए जो इंटेंसिटी आएगी कलर की वो थोड़ी अलग होगी. ठीक है, वो थोड़ी अलग होगी. इसको बहुत ज्यादा मैथमेटिकली आप ये सब फॉर्मूले से अभी मत देखिएगा, कुछ किसी फॉर्मूले से, अभी बस इसको ऐसे ही सोचिए. फिर मैं फॉर्मूले से भी आपको बताऊंगा जब मैं आपको डीडी ट्रांजिशन पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में. डीडी ट्रांजिशन आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां में आपको वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज वगैरह से थोड़ा बहुत रिलेट करके भी बताएंगे. अभी बस क्या समझिए, मोर एक्साइटेशन मींस मोर इंटेंस कलर, मींस मोर इंटेंसिटी ऑफ कलर, मोर इंटेंसिटी ऑफ कलर. इसी वजह से आपको इधर फ्लोरीन से क्लोरीन जब आप जाओगे तो अब आपको पता है कि 2s और 2p, यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्या है इसका जो होमोलूमो गैप है, होमोलूमो गैप
ये गैप क्या होता जाता है फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन जाने में? आपको पता है, जैसे आपने बोर्स मॉडल में पढ़ा है कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो तो एनर्जी लेवल्स कम होने लगते हैं, यहां भी कम होने लगते होंगे। होमोलूमो गैप डिक्रीज होता है और होमोलूमो गैप डिक्रीज होने की वजह से कलर इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। तो देखो इसने इस बात को भी समझा दिया जो वीबीटी से समझ नहीं आ रहा था। अब यहां पे क्या पूछ रहे हो, हीलियम एंड नियॉन में लूमो नहीं रहेगा? रहेगा, 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 लूमो रहेगा, आगे वाला रहेगा ना। देखो हीलियम में आप एच आप एच की बात कर रहे हो कि He2 की बात कर रहे हो? नहीं, एच के लिए ल्यूमो डिफाइंड ही कहां है? हम लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और एच तो एक एटम है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफाइंड ही कहां है? He2 के लिए, He2 के लिए देखो He2, अगला पॉइंट हमारा He2 ही है कि ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन थियोरिटिकली अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि चलो He2 का ऑन पेपर हमें लूमो बताओ, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो नहीं पूछेगा कोई। बट अगर पूछता है कि इसका लूमो बताओ, तो आप क्या कहोगे? तो आप बोलोगे यार ये तो He है, तो He के एटम्स के पास तो बस 1s ही है और 1s ही है, तो जब एटम्स के पास 1s है तो 2s तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात? तो 2s तो हो ही नहीं सकता। तो He2 में इसी तरह से यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, बस हो गया। अब यहां पे ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कुछ है ही नहीं। तो हाँ, थ्योरेटिकली बोल सकते हो कि He2 का कोई लूमो नहीं है। बट मैं बताऊं He2 ही कुछ नहीं है। अभी बात करेंगे He2 ही कुछ नहीं है, तो उसके लूमो की तो बात बाद में आती है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा सोचना ठीक है कि अगर ऐसा He2 कुछ हुआ तो उसका लूमो नहीं होगा। हाँ ठीक है, नहीं होगा। अब यहां पे हम अगला पॉइंट यही लेने वाले थे, स्पीसीज लाइक He2, Be2 एक्सेट्रा, इनमें क्या खास है ये देखते हैं। चलो, तो जब आप He2 की बात करोगे तो आप बिल्कुल सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ये 4 इलेक्ट्रॉन का एक स्पीसीज है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का एक स्पीसीज है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो जब ऐसा हो गया, तो जब ऐसा हो गया तो क्या होगा? जब ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर ही जीरो आ गया भाई, बॉन्ड ऑर्डर ही जीरो आ गया। तो देखो हुआ बस वही वाली बात हो गई कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई, तो यहां पर कोई फायदा नहीं। अब देखा जाए टेक्निकली तो थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर हम कभी भी वैसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त ये ऐसा, ये ऐसा, हम इसको लगभग सेम मान लेते हैं और सेम मान के हम क्या बोलेंगे, अरे कोई बॉन्ड नहीं बना, बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। मतलब यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको पहली क्लास में बताया था मैंने। क्या स्टेटमेंट था? कि एनर्जी ऑफ टू आइसोलेटेड He atoms is same as He2 molecule। क्या बोलोगे? ठीक है स्टेटमेंट? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गैप वाला फैक्टर स्टेबिलिटी के लिए चेक करना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं लाना। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो बोलोगे। कोई अपना इसमें जबरदस्ती दिमाग मत लगाना, जेई के लेवल पे गलत कर दिया जाएगा। तो आप इसको जीरो ही बोलिएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो energy of two isolated He atoms is same as He2 molecule। yes, 2016 में आया था, आया तो था ऐसा कोई स्टेटमेंट,
बट वो स्टेटमेंट ऐसा था, बता रहा हूं, हाँ ऐसे ही कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट था। लेकिन सर He2 देने, क्या लिखे हो, थोड़ा क्लियर लिख के बताओ क्या पूछ रहे हो। He2 क्या लिखे हो आगे, नहीं समझ। हाँ, जो अगला स्टेटमेंट आया था 2016 के जेई एडवांस में, 2016 के जेई एडवांस में एक सवाल आया था, यही एक स्टेटमेंट अच्छा था उसमें। वो पूछ रहे थे, ये मेरे सामने स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, He2 प्लस हैज सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड He एटम्स। बताओ ये सही होगा कि गलत। He2 प्लस हैज सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड He एटम्स। दो आइसोलेटेड He एटम्स। अच्छा, DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ओ माय गॉड, शॉर्ट फॉर्म्स। हाँ बेटा वही बात है ना, ठीक है, तो वही बात हुई ना। मैंने कल आपको ये बात कही थी कि जब दो आइसोलेटेड एटम और He2 दोनों की एनर्जी बराबर है, इसका मतलब उनके बीच में कोई आकर्षण हुआ ही नहीं है। कोई आकर्षण नहीं हुआ, इसका मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है, कोई बॉन्ड नहीं बना है। ठीक है, हाँ। अब यहां पे अगर हम बात करें तो आप देखो He2 प्लस की बात हो रही है, तो He2 प्लस में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 आया। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को फायदा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को नुकसान हुआ है, और फायदा नुकसान रफली बराबर है। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 का आ गया। अरे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 का आ गया, इसका मतलब देखो भाई बॉन्ड तो बना है, बॉन्ड तो बना है, बना है, बना है, बॉन्ड बना है, बहुत बहुत तगड़ा बॉन्ड नहीं बना बट हाँ बॉन्ड बना है। अब वो बॉन्ड ऑर्डर वाला जो, अरे पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व था ना, तो हम उसको ऐसे बनाते थे, ये देखो ऐसे बनाते थे, कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो यहां पे हम बोल देते थे हाँ भाई एक पक्का बॉन्ड बन गया। अब इसके केस में अगर हम इसको थोड़ा सोचे, ऐसे ही सोचे इस कर्व को, कौन सा कर्व था ये, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ऐसा था कुछ। तो हम यहां पे बोलते थे कि एक पक्का बॉन्ड बन गया। जब एक बॉन्ड बनता था तो हम कुछ ऐसी बात करते थे। लेकिन He2 प्लस के केस में कैसा हो रहा होगा, He2 प्लस के केस में कैसा हो रहा होगा, ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा कि ये यहां से आ रहा होगा, पास आ रहा होगा, थोड़ी सी एनर्जी तो कम हुई होगी, लेकिन इतनी कम नहीं हुई होगी। थोड़ा ऐसे सोचो, थोड़ी सी एनर्जी कम हुई होगी। लेकिन वही अगर He2 के बारे में बात करते हैं हम, तो He2 में क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है, दो He के मॉलिक्यूल, दो He के एटम्स हैं, ये पास आ रहे हैं, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, लेकिन आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी एनर्जी कम नहीं हुई। समझ आ रही बात, पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी कम नहीं हुई। दो एटम्स अप्रोच कर रहे हैं लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा भी कमी नहीं आया। लेकिन यहां पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ी कमी आई है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कम नहीं हुई कि उसको एक बॉन्ड मान लिया जाए। क्या ये बात दिमाग में घुसा, ये बात दिमाग में घुस गई होगी आई गेस। ठीक है, डन, ओके। चलो बहुत अच्छे। अब अगला पॉइंट लिखते हैं, अगला बुलेट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है सर। अच्छा मुझे कोई ये बताओ, क्या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकती है, क्या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकती है, कैन बॉन्ड ऑर्डर बी नेगेटिव, कैन बॉन्ड ऑर्डर बी नेगेटिव। कैन बॉन्ड ऑर्डर बी नेगेटिव, ठीक है। बीएमओज आर फील्ड फर्स्ट, ठीक है, नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं होती, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकती है। ये क्या बात कर रहे हो सर, ये कैसे हो सकता है, ये हम नहीं मानते। देखो बात ऐसी है
कि जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को आप पकड़ो और इसको पकड़ के बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, जब इसको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गया, अगर गया, मान लो थ्योरेटिकली चला गया, ठीक है, मान लो थ्योरेटिकली चला गया एक्साइटेड स्टेट में, अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल बात करने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनर्जी बहुत सारी प्रोवाइड करके एक फ्यूजन ट्यूब में रख दिया गया है, और फ्यूजन ट्यूब में रख के उसको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करी गई, तो ऐसा भी देखा गया है कि जो एच एटम्स थे वो उतने ही दूरी पे रखे हुए हैं। ध्यान से सुनना, तभी समझ आएगा, प्रैक्टिकली भी हुआ है भाई, बट अभी थोड़ा शायद आपको समझना है। देखो, जब हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब क्या? बॉन्ड बन रहा है बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही ना कि एच एटम्स हम इस तरह से रखे हुए, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हो जा रही है, एच एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है, तो हम बोल रहे हैं हाँ यार थोड़ा सा बॉन्ड बन गया। और अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि एच एटम्स उतने ही दूरी पे रखे हुए हैं, लेकिन उनकी पोटेंशियल एनर्जी बिना एटम्स को पास लाए बढ़ने लगे। उनकी पोटेंशियल एनर्जी एटम्स को बिना पास लाए बढ़ने लग जाए, तो क्या हो सकता है? सुनना मेरी बात को, हाइड्रोजन का एटम है ऐसा, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा आपने और ये ऐसा है, और इस इलेक्ट्रॉन को आपने हाईली एक्साइटेड स्टेट में रखा, फ्यूजन ट्यूब में डाल के किया जाता है ये काम। तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर एक्साइट हो जाए, अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो एट दैट एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मली नहीं, उस एक्साइटेड स्टेट में उस हाइड्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर कैसी है बताओ? थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा क्या बात? उस एक्साइटेड स्टेट पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी नेगेटिव। तो ऐसा हो सकता है। क्या ये बात दिमाग में घुसी? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचोगे तो शायद ना समझ आए, बट यस, ऐसे उतने ही दूरी पे रखा हुआ था, बट अचानक से, जैसे कि मान लो ग्राफ से समझना है आपको, तो ऐसा कुछ, ऐसा, बट अचानक से इस एच एच मॉलिक्यूल की इसी डिस्टेंस पे रखे हुए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बढ़ने लगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, तो इस फेज में हम बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो गया है। ऐसे ये सब क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हैं, और ये होता भी है, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं, होता भी है ये, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया मतलब रिपल्शन होने लगा, बिल्कुल बिल्कुल, रिपल्शन होने लगा, बिल्कुल वही हुआ। उनको हमने पास नहीं लाया, लेकिन फिर भी रिपल्शन होने लगा। क्यों? क्योंकि हमने उनको फ्यूजन ट्यूब में रख के इतनी एनर्जी दे दी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स अब अपने एंटी बॉन्ड, अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ से कूदकर एबीएमओ में चले जा रहे हैं, और जब वो एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स अगर चले गए, तब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी,
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग गई तो वो जो मॉलिक्यूल है उसको हमने जबरदस्ती जिंदा रखा हुआ है, वो जिंदा नहीं रहना चाहता, उसको तो हमने उस फ्यूजन ट्यूब में रखा है जिंदा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बात करी जाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ता हूं, ये एक बुलेट पॉइंट हुआ, तो एकदम देखते जाओ कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स हम पढ़ते जा रहे हैं एक एक करके। अब अगला देखते हैं, अगला अगला अगला। अब अब बारी आ जाई अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने की। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने की। याद आ रहा है आपको, हमने ये पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जीज, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनका कंपैरिजन हमने देखा था। तो हमने क्या देखा था कि नाइट्रोजन एटम में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा थी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने बोला था N2 की ज्यादा थी। ओके, और ऑक्सीजन में ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा थी। इसी बात को वीबीटी ने नहीं समझाया था, इसी बात को वीबीटी ने नहीं समझाया था, बट हम इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं यूजिंग एमओटी। आप जब एमओटी की बात करते हैं तो आप सॉरी, तो आप ऑक्सीजन की बात अगर करो, चलो पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन कहां है? तो p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है एटम्स की, ये एटम्स की ऐसे p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, और ये p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और अब हम बात करेंगे ऐसे, फिर इसका आप यहां पे, मैं इतना डिजाइन से नहीं बनाता, मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूं यार, आपको पता है क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इसमें एसपी मिक्सिंग हो जाती है, ये हम पहले नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। एसपी मिक्सिंग हो गई, पाई इधर, फिर ऐसा, फिर पाई स्टार ऐसा, और ये ऐसा। तो जब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो देखो, ये 1 2 3 4 5 6। अब आप खुद सोचो, एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कौन ज्यादा एनर्जी पे है? देखो, एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये ऑलरेडी इस एनर्जी स्टेट पे है, हायर एनर्जी पे है, ये ऑलरेडी हायर एनर्जी पे दिख रहा है आपको, देखो ये हायर एनर्जी पे दिख रहा है। और अगर ये हायर एनर्जी पे है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सिंपल सी बात, क्योंकि मॉलिक्यूल तो ये है ना, मॉलिक्यूल तो ये है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये है, दिस इज N2 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये लोअर एनर्जी पे लाया कर रहा है। लिख लो इस बात को, यस, N2 से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि ये लोअर एनर्जी पे लाया कर रहा है। अब O2 के केस में आप खुद ही सोच सकते हो, समझ गए? O2 के केस में इसको लिख लिया, अब O2 के केस में आ जाओ, ये O2 के केस में आओ, ये तो यहां पर 1 2 3 4 एंड हियर 1 2 3 एंड 4। नाउ जब हम बात करेंगे तो O2 के केस में अपने पास यहां पे एक, then 1 2, then 1 2 and 1, 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालना है भाई? हाईएस्ट लेवल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ना। ये मॉलिक्यूल की बात हो गई, ये O2 मॉलिक्यूल की बात हो गई, और ये ऑक्सीजन एटम की बात हुई, ये ऑक्सीजन एटम की बात हुई, ये उसके एनर्जी लेवल्स है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां पे मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी पे लाई कर रहा है, ये हायर एनर्जी पे लाई कर रहा है, और इस वजह से इसको निकालना आसान है, और O2 और O में, O2 और O में O से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी को भी हम बहुत आराम से अकॉर्डिंग टू एमओटी समझ सकते हैं। क्लियर है बात? ये लिख लो,
ओके, इसीलिए देखो अपन ने ना नॉर्मली O2 प्लस आपने देखा होगा, O2 प्लस, बट आपने O प्लस रेयरली देखा होगा। O2 प्लस इज सीन, ये देखा होगा आपने, कहां देखा है आप पूछोगे आप, तो O2 प्लस देखा होगा आपने, ठीक है, बट O प्लस नहीं देखा होगा। कोई मुझे बता सकता है O2 प्लस कहां देखा है आपने, बताइए। O2 प्लस प्रैक्टिकली आपने कहां सुना है, कहां पढ़ा है? ये मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो ड्रॉपर थे, जिन्होंने एक बार 12th पढ़ा हुआ है। 12th क्लास में आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो O2 प्लस को, अगर आपको याद हो तो बताओ। O2 प्लस को आप कहीं ना कहीं तो पढ़ते हो, कहां पढ़ते हो ये आप बताओ। OF2, ठीक है, एक OF2 आप बोल रहे हो, चलो ठीक है। OF2 में मैं एकदम आइसोलेटेड आयोनिक O2 प्लस की बात कर रहा हूं। OF2 में तो चलो हम ऐसे बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। OF2 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? FO2, अच्छा FO2, F-O2 प्लस, अच्छा ठीक है, आप ये लिख तो रहे हो, कहां पे देखा है आपने इसको FO2 को? कौन से चैप्टर में या कौन से टॉपिक के अंदर आपने इसको पढ़ा है, पढ़ा है क्या कहीं? चलो अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। आपने कि FO2 प्लस जैसा तो नहीं, बट आपने याद होगा आपको, अगर आपने प्लेटिनम फ्लोराइड अगर पढ़ा है तो नोबल गैस की केमिस्ट्री याद आ रही है? नोबल गैस की केमिस्ट्री याद आ रही है क्या? नोबल गैस, नील बार्लेट, कुछ याद आ रहा है? उसने सबसे पहले ऑक्सीजन को ही आयोनाइज किया था प्लेटिनम फ्लोराइड की मदद से, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया था और ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया था, PTF6- O2 प्लस, ऐसा कुछ। फिर उसने ये ध्यान से देखा था कि O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी इज क्वाइट सिमिलर टू जिनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी। याद करो, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा वो पोर्शन, तो वैसे पढ़ाएंगे हम आगे चल के। तो O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी इस अप्रोक्सीमेटली सेम एज जिनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसने सोचा यदि O2 आयोनाइज हो सकता है तो जिनॉन भी आयोनाइज हो सकता है, और फिर उसने अटेम्प्ट किया जिनॉन को आयोनाइज करने का, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन आयोनाइजिंग जिनॉन, और उसके बाद जिनॉन के फ्लोरो कंपाउंड्स बनने शुरू हुए। ऐसे ही कुछ हुआ था, ठीक है। तो देखो आपने O प्लस तो कहीं नहीं देखा ना, इसका ये मतलब है कि O2 प्लस कंपैरेटिवली आसान है बनाना O प्लस के कंपैरिजन में। यस, ओके। अब अगला पॉइंट, सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए ना, कलर्स भी एक्सप्लेन हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी भी एक्सप्लेन हुआ है, जो जो हमने ड्रॉबैक्स में लिखा था, स्टेबिलिटी भी हमने पढ़ लिया, कौन सा बॉन्ड कब बनेगा ये भी पढ़ लिया, पाई बॉन्ड बनेगा ये भी पढ़ लिया, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है ये भी पढ़ लिया, और कुछ रह गया, N2 मॉलिक्यूल पढ़ा, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अभी ना एक दो क्वेश्चंस, अभी दो टॉपिक्स बचे हुए, एक एसपी मिक्सिंग पढ़ना है और एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको आपके सामने लिख देता हूं दो चार जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई एडवांस में, उसको देख लेते हैं। एमओटी से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उसको जेई एडवांस एमओटी के पीवाईक्यूज थोड़े बहुत दो तीन देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि लेवल कोई खास है नहीं। चलिए, तो एक जो मुझे ढंग का क्वेश्चन लगा है आज तक का सबसे ढंग का क्वेश्चन, हाँ, सीओ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3, बिल्कुल वो सीओ में पढ़ेंगे ना बेटा, सीओ में पढ़ेंगे बिल्कुल, वो बताया तो अभी हेट्रो एटॉमिक में पढ़ाएंगे इसको, हेट्रो एटॉमिक हो गया ना, ये भी दो अलग अलग टाइप के एटम्स, तो वो हेट्रो एटॉमिक में पढ़ेंगे। ओके, सो
एक क्वेश्चन आया जो मेरे को सबसे ढंग का लगा, वो ये है कि आप इसको सॉल्व करिएगा अभी फटाफट से। एज्यूमिंग 2s 2p mixing not operative, paramagnetic species among the following is paramagnetic species is पैरामैग्नेटिक कौन है? ऑप्शंस थे बेरिलियम 2, Be2, देन B2C2N2, B2C2 और N2। तो बस यहाँ पे पता होना चाहिए था कि हाँ यार ये sp मिक्सिंग से क्या होता है, तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ओके, so this is actually 2014 advance. So this is actually 2014 advance. तो बिल्कुल आपको क्या करना है, C2 हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये भी हो गया। मतलब आप C2 के लिए sp मिक्सिंग नॉर्मली मानते हो, बट यहां नहीं मानना है, ठीक है, बस यही बात है और कुछ नहीं। अब आप समझ लो कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं अभी तक, जो भी पिछले 7-8 साल में जो भी आया है, 8-10 साल में एमओटी से, ये उनमें से सबसे ढंग का क्वेश्चन है। तो बाकी क्वेश्चंस का लेवल आप समझ लो कैसा रहा होगा। तो C2 में आप बस वही करिएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 तो नीचे भर जाते हैं, और उसके बाद sp मिक्सिंग यहां पर नहीं हो रही है, तो ये ऐसे ही चलेगा ऐसा। तो ये पाई स्टार, तो 12 इलेक्ट्रॉन, 8 9 10 11 12, तो देखिए यहां पर अनपेयर्ड आ गए पाई में, तो पाई में अनपेयर्ड आ गए, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। बाकी सब इसी तरह के क्वेश्चन है कि पैरामैग्नेटिज्म पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, बाकी के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा खुद ही, आपको ऐसे ही मिलेगा। जैसे 2017 का क्वेश्चन है, वो तो आप को और ही मजाक लगेगा। 2017 में जो एडवांस में सवाल आया था वो कुछ ऐसा था कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, एंड वो पूछ रहे थे H2 He2 प्लस Li2 Be2 B2 C2 N2 O2 माइनस और F2 में नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज, वो ये पूछ रहे थे, नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज। तो अब अगर ये पूछे तो इसका जो आंसर रिपोर्ट किया गया था वो था 6, देख लीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन से आप ये देख पाएंगे कि कितने डायमैग्नेटिक स्पीसीज इसमें थे। ये था 2017 का क्वेश्चन। और 2016 में वही एक स्टेटमेंट आया था, जो पीछे हमने He2 प्लस वाला स्टेटमेंट किया, वो 2016 का क्वेश्चन। और अभी 2023 का तो मैंने बताया ही आपको कि F2 का एमओ डायग्राम पूछ लिया था, पूरा डायग्राम बना के 4 बताया था, पूछ रहा था बताओ कौन सा डायग्राम सही है। तो बस ऐसी बातें होती रहती हैं इसमें। ओके, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3 वाला नॉट डन कर रहे हैं ना, बोला तो सीओ में करेंगे ना वो 2022 में। हाँ अभी आएंगे ना, रुको ना। 2022 में नोडल प्लेन वाला था, हाँ एक नोडल प्लेन वाला क्वेश्चन था। अभी मेरे पास 22 का पेपर नहीं रखा हुआ है, देख लेंगे इसको भी। एक्चुअली में ध्यान नहीं मुझे, शायद पेपर 2 में था ना वो, जेनिल शायद पेपर 2 में था क्या, शायद पेपर 2 में था। पेपर 1 ढंग से देखा था, पेपर 2 ढंग से देखा नहीं था। चलो भाई अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत हुआ मजाक। अब पढ़ते हैं एसपी मिक्सिंग, और फिर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3 वाला केस करेंगे। हाँ मल्टीपल करेक्ट पेपर 2 में रहा होगा, ठीक है।
चलो तो अब पढ़ते हैं ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कितने एमओस बनेंगे। ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब मैं समझा नहीं, फॉर एग्जांपल क्या पूछना चाह रहे हो। ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब ऐसा पूछ रहे हो कि एक 1s और एक 2s और एक 3s, ये तीन तीन ऐसे कंबाइन हो गए, ऐसे नहीं होता ऐसा कुछ, अभी नहीं होता कुछ ऐसा। नहीं नहीं, ऑड वर्ड ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं ऑड वर्ड नहीं, दो ही ऑर्बिटल को कंबाइन कराएंगे आप, दो वेव फंक्शंस ही कंबाइन हो रहे, साई ए साई बी। तीन नहीं, नहीं तीन विन नहीं भाई, हो तो फिर बहुत ऊपर चले जाओगे। तीन तीन ऑर्बिटल कहां से कंबाइन करा रहे हो। ठीक, हाँ बिल्कुल, साई ए साई बी मिक्स होगा। देखो एसपी मिक्सिंग क्या है, एसपी मिक्सिंग को भी बहुत गहराई से नहीं समझेंगे, बट ठीक ठाक अमाउंट में समझ लेंगे। देखो यहां पे क्या बोला जाता है कि सिमेट्रिकल, सुनना, सिमेट्रिकल एस एंड पी। सिमेट्रिकल मतलब बेटा सेम सिमेट्री वाले, सिमेट्रिकल मतलब सेम सिमेट्री वाले, रूल की तरह ही समझो, रूल की तरह समझो, सेम सिमेट्री वाले s एंड p ऑर्बिटल्स, s एंड p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होते हैं मतलब, इंटरमिक्स होते का मतलब फिर वही है कि उनका साय प्लस साय, जो भी आपने देख रहे हैं, जो भी साय 1 साय 2 है, ये प्लस माइनस इस तरह से, मतलब जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन आपने अभी पढ़ा था, सुनिएगा मेरी बात, अभी आपने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लोग आपस में एनर्जी की सिमिलैरिटी की वजह से, एनर्जी की सिमिलैरिटी की वजह से कंबाइन हो रहे थे, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच दो नए वेव फंक्शंस बन रहे थे, और उन वेव फंक्शंस को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल रहे थे, उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल रहे थे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिमेट्री की सिमिलैरिटी की वजह से, सिमेट्री की सिमिलैरिटी की वजह से और भी कुछ सिमिलैरिटीज होंगी जो कि मैथमेटिकल है, ये रूल की तरह बता दिया जा रहा है आपको, सिमेट्री की सिमिलैरिटी और एनर्जी की सिमिलैरिटी की वजह से आपस में मिल रहे हैं, और उनके मिलने से अगेन क्या होगा, बिल्कुल वहां भी वही होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब वही कि एक की एनर्जी बढ़ेगी, एक की एनर्जी कम होगी, ये रूल की तरह याद रखो। अब बात आती है सेम सिमेट्री मतलब क्या। सेम सिमेट्री मतलब जिरेड वाला जिरेड, अनजिरेड वाला अनजिरेड। सुनना सुनना सुनना, सेम सिमेट्री का क्या मतलब, सेम सिमेट्री मतलब जिरेड कंबाइन करेगा जिरेड से, और अनजिरेड कंबाइन होगा अनजिरेड से। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि सर ये कंबाइन हो ही क्यों रहे हैं, तो इसका आंसर हमको नहीं मिल सकता, इसका आंसर नहीं मिल सकता, ये बस एक रूल है, ये बस एक रूल है, ठीक है। जैसे आपको ये पूछा जाए हाइब्रिडाइज हो ही क्यों रहा है, बस हो रहा है, बस हो रहा है, ठीक है, तो ये भी हो रहे हैं। तो ये बोला जाता है कि जब अपने मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स, सेम सिमेट्री वाले s एंड p ऑर्बिटल्स के बीच में, के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस
डिक्रीज हो जाती है, और एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से वहां अगेन एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब वहां फिर से एक मिक्सिंग पॉसिबल हो जाती है, और कोई भी मिक्सिंग हो, उस मिक्सिंग से हमेशा यही होता है कि एक बार एनर्जी बढ़ती है, एक बार एनर्जी कम होती है। अभी मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा, बट ये रूल आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। यस, बिल्कुल यही बात है। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन नहीं हो सकते ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। उसको थोड़ा और ब्रॉडर वे में बोलोगे तो एक्चुअली वेव फंक्शंस कंबाइन हो रहे हैं। यही हो रहा है ना, एक्चुअली वेव फंक्शंस कंबाइन हो रहे हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी एक वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ वेव फंक्शन। तो वो वेव फंक्शन एक और वेव फंक्शन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो यहां भी हो कुछ नया नहीं रहा है, वेव फंक्शंस ही कंबाइन हो रहे हैं, बट वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है तो हमको कुछ नया सा लगता है, हमको कुछ नया सा लगता है, हो तो वेव फंक्शंस ही कंबाइन रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कंबाइन होते हैं। बहुत अच्छे से आपको गैप वैप नहीं दिखेगा, बट जो रूल है उसको बस अप्लाई करो। तो आपके पास ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2s ऑर्बिटल है, और फिर यहां पे 2p है, 1 2 3, और ये 1 2 3। 2p में आपने ऊपर बनाया, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं ऐसे, यहां पे बनाया आपने सिग्मा पी स्टार, और नीचे किया नीचे किया सिग्मा पी, फिर यहां किया पाई पी, और यहां किया पाई स्टार पी, पाई स्टार पी, ऐसा किया। अब यहां पे आपने 2s को पकड़ा, सेम वही प्लॉट ही बना रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं। इसको पकड़ा आपने, तो ये आपने किया सिग्मा स्टार 2s। फिर देखो, मिक्सिंग के पीछे सिर्फ एनर्जी एक रीजन नहीं है। अगर आप एनर्जी देखते तो आप ये बोल देते सर इन दोनों को कंबाइन हो जाना था ना। समझ रहे हो बात? तो एनर्जी सिर्फ रीजन नहीं है, सिमेट्री भी एक रीजन है। तो दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट जैसा सोचो, दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट की तरह सोचो, सिर्फ एनर्जी मत सोचना, नहीं तो फिर आपको लगेगा अरे यार ये भी तो कंबाइन हो सकते थे, ये तो ज्यादा पास दिख रहे हैं। तो अब देखो, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा 2s और सिग्मा 2p, ये दोनों कैसे सेम सिमेट्री के हैं? सेम सिमेट्री के हैं, ये पढ़े थे ना, ये सेम सिमेट्री के हैं, जीरेड अनजीरेड से सोचो। तो ये सेम सिमेट्री वाले कंबाइन हो जाएंगे। ये कंबाइन होंगे तो एक की एनर्जी बढ़ेगी और एक की एनर्जी कम होगी। तो एक की एनर्जी बढ़ेगी, एक की एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी और इसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी। अब ये इतना कम नहीं हो जाएगा कि 1s के नीचे चला जाए, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलता, ये बस थोड़ा सा कम हो जाता है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, ये ऐसे थोड़ा सा कम हो जाता है, और ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन सिंस यहां पे गैप कोई ज्यादा है नहीं, तो ये इतना बढ़ जाता है कि ये इसके ऊपर चला जाता है, ये इसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये इसके ऊपर चला जाता है। और कायदे से अगर इस पे क्वेश्चन आया ना, तो मैं बताऊं, तो ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है, ये अब पी ऑर्बिटल नहीं, ये पी ऑर्बिटल नहीं है। ये एक्चुअली में, ये एक्चुअली में बोला जाए तो इसमें स्लाइट एस कैरेक्टर भी आ गया है, स्लाइट एस कैरेक्टर भी आ गया है इस ऑर्बिटल में, इसमें स्लाइट एस कैरेक्टर भी आ गया है। और इसमें भी स्लाइट कौन सा कैरेक्टर आ गया इस पे? स्लाइट
पी कैरेक्टर आ गया है, क्योंकि ये लोग आपस में मिक्स हुए हैं। बहुत अच्छे से फील नहीं होगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि एसपी मिक्सिंग होता कैसे, कौन कौन मिक्स होते हैं और कहां जाते हैं। अच्छा सर, तो फिर ये भी मिक्स होने चाहिए। ये एस और ये पी, ये भी सेम सिमेट्री के दिख रहे हैं। ये एस और ये पी, ये भी सेम सिमेट्री के दिख रहे हैं। तो जी बिल्कुल, ये भी मिक्स होते हैं। तो कम वाले की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, तो ये थोड़ी कम हो गई। ज्यादा वाले की थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी बढ़ गई, लेकिन इसने किसी ऑर्डर को नहीं बिगाड़ा। इतना कम नहीं हो जाएगा कि बॉन्डिंग से कम हो जाए, या ये इतना नहीं बढ़ जाएगा कि 3p वाले से ऊपर चला जाए। तो यहां भी अगर बात करी जाए, ये सिग्मा सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी स्लाइट कौन सा कैरेक्टर है? यहां भी स्लाइट पी कैरेक्टर है। अगर ऐसा थ्योरेटिकली पूछ लिया तो आप ये पॉइंट को सही मानिएगा कि इसमें थोड़ा पी कैरेक्टर इसमें भी है, इसमें भी पी कैरेक्टर है, क्योंकि इसने भी इंटरमिक्सिंग की है, इसके साथ इंटरमिक्सिंग की है, और इसमें भी स्लाइट एस कैरेक्टर है। सर इससे होगा क्या? पता नहीं क्या होगा, अभी इस लेवल पे नहीं पता क्या होगा, बट हाँ ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ये पता होना चाहिए। तो समझ गए बात? ये वाला इसके साथ मिक्स हुआ, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये इतना बढ़ गया कि इससे ऊपर चला गया, दैट्स इट। ये इतना बढ़ गया कि इससे ऊपर चला गया। ये और ये भी मिक्स हुए, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा ऊपर, लेकिन इसके कम जाने से किसी के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया। और इस तरह से हमने इसकी एसपी मिक्सिंग करा दी। ओके, इस तरह से एसपी मिक्सिंग हो गई। इतना ही ध्यान रखना है आपको एसपी मिक्सिंग में, दैट्स इट, कि कहां कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, ओके सुनाओ। अब हम बात करेंगे अबाउट हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। शुरुआत तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इनकी बातें थोड़ी बहुत करेंगे। मैं आपको बताऊं यहां पे दिक्कतें क्या होंगी। जब आप होमो एटॉमिक ले रहे थे, जब आप होमो एटॉमिक ले रहे थे तो क्या था, जैसे मानो यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, तो इसका 1s और इसका 1s दोनों सेम एनर्जी, तो सबसे पास पास एनर्जी वाले यही थे, तो आपने इसको कंबाइन कर दिया, आपने इसको कंबाइन कर दिया और आपने इसको उठाया, एक को कम किया, एक को उठाया, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन थे, तो दोनों के 1s और 1s की एनर्जी सेम थी। लेकिन आप सोचो, अगर यहां पर ए एटम है और यहां बी एटम है, तो क्या इसका 1s अगर यहां है तो इसका 1s यही होगा क्या? इसका 1s यही होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? वहां वो तो दूसरा एटम है, अब उसका 1s हो सकता है यहां हो, और उसका 2s हो सकता है यहां हो। समझो मेरी बात को, हो सकता है इस एटम के लिए 1s की एनर्जी यहां हो, 2s की एनर्जी यहां हो, तो 1s के सबसे ज्यादा करीब, इसके 1s से ज्यादा करीब इसका 2s आ रहा है, तो क्या पता ये कंबाइन हो जाए, क्या पता ये कंबाइन हो जाए, ये अकेला रह जाए, ये कंबाइन हो जाए, ये अकेला हो जाए। तो फिर ये तो अजीब सी बात हो गई, ये दोनों कंबाइन हो रहे। तो बस यही दिक्कत यहां पर आती है, इसीलिए ये जो टॉपिक है ये काफी स्पेसिफिक हो जाता है। जी हाँ, ये काफी स्पेसिफिक हो जाता है, इसकी जनरल पढ़ाई नहीं कर सकते कि जनरल एक रूल बता दो सब में लग जाएगा, नहीं हो सकता मेरे भाई, लिख लो। जनरल कोई रूल नहीं, काफी स्पेसिफिक। सीओ का पढ़ने में ही सीओ का पढ़ना है, फिर एनओ का पढ़ रहे हैं तो एनओ का पढ़ना है, क्योंकि एटम्स के जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी का कोई पता नहीं, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन किसके साथ किसमें कंबाइन हो जाए हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता हमको। इसी वजह से यहां पे ऐसे बातें होंगी। ये डिफरेंस बस समझाना चाहता था, डिफरेंस आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि यहां पे एटम्स हर बार सेम एनर्जी के थे, तो इसका 1s 1s ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां हो सकता है इसका 1s और इसका 2s मिल रहा हो, क्या पता किसी का 2s और 2p मिल रहा हो, 2s और 2p मिल रहा है तो कुछ अलग सा बन रहा है, फिर कुछ हो जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो काफी स्पेसिफिक है। तो हम अगली क्लास में पढ़ते हैं इसको। कल की क्लास में
हम सीओ को पढ़ेंगे, और सीओ को पढ़ते ही हार्डली ये 15-20 मिनट लगेगा पढ़ने में, और इसके बाद आपका ये एमओटी भी खत्म हो जाएगा। फिर कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स करके आपको बताऊंगा मैं, मिसलेनियस पॉइंट्स पूरे चैप्टर का मिला जुला के, ठीक है। हाँ नहीं कर रहा, यूट्यूब पे नहीं जाएगा अपनी लेक्चर्स। तो ये पूरे मिसलेनियस पॉइंट्स जो होंगे हमारे, कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस पॉइंट्स, तो उनको हम बुलेट पॉइंट्स की तरह पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के, जिसके अंदर ही हम बेंड्स रूल के भी थोड़े वाइड एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। मिसलेनियस पॉइंट्स करके पढ़ाया जाएगा। एमओटी हमारा इस सीओ के साथ खत्म हो गया। आई होप आपको एमओटी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेटालिक बॉन्डिंग तो खैर ज्यादा कुछ आएगा नहीं केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर बता देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चालू करेंगे अगले हफ्ते से, काफी मजा आएगा उसमें। हाँ हाँ, बेरी सूडो सब पढ़ाएंगे भाई, मिसलेनियस पॉइंट्स में बेरी सूडो रोटेशन वगैरह सब पढ़ाएंगे, PF5 मॉलिक्यूल में होता है वो सब, वही सब पॉइंट्स पढ़ाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ये जो नए नए टॉपिक्स होते हैं इनको लेके फैसिनेटेड मत रहो, ये एक इमेच्योर बच्चे की निशानी है। जी हाँ, आपको बुरा लग सकता है, बट मैं सही बता रहा हूं, ये एक इमेच्योर बच्चे की पहचान है, जो कि एग्जाम को अभी तक बहुत अच्छे से समझा नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ऐसे ही फैसिनेटेड होते रहते हैं कुछ नया सा सुन के, और फिर लगता है, लेकिन वही बात है, समझिए मेरी बात को, पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है, पढ़ेंगे सब कुछ, समझेंगे, बट उसको लेके बहुत ज्यादा फैसिनेटेड नहीं रहेंगे। अगर इतने फैसिनेटेड हो आप वो सब टॉपिक्स को लेके, तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी भरपूर भरी हुई है आपके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको समझें, थोड़ा एग्जाम को समझें, और उसके हिसाब से बात करेंगे फिर, ठीक है। इसीलिए वो आखिरी में रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इन कचड़े टॉपिक्स को मैं मिसलेनियस पॉइंट्स बोल के पढ़ाता हूं लास्ट में, सिर्फ यही कारण है, ठीक है, सिर्फ यही कारण है कि बाद में ये भी बोल दूंगा मैं कि इनको आप मत भी पढ़ो तो चल जाएगा, इसीलिए इनको मेन नोट से मैं अलग रखता हूं। दिस इज द ओनली रीजन। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। गुड नाइट।